Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 12 present on that side. I, Vinay Kumar, again welcome each and every one of the class 12 students present on that side on the same platform of the Life Physics VK channel. So students, as you all know that we are dealing with the chapter named as the EMI, stands for electromagnetic induction. Means a chapter where we get to know that how the current or the EMF can be induced. हम लोगों ने ये तरीके सीखे कि हम लोग EMF यानी करंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि EMF होगा तो करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके, तो when I use a word EMF और current, तो please do not take this point as a lie कि EMF और current मतलब दोनों एक ही चीजें हैं. और मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ EMF और या फिर हम जब कोई करंट का बात करता है तो किसी में करंट, तो EMF एंड करंट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो विद दैट पॉइंट हम लोगों ने बहुत सारे तरीके सीखे, तो हम लोगों ने वो सब कर दिया है. लास्ट लेक्चर वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट लेक्चर ने हमें कुछ न्यू ही इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग द इंडक्शन. एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग नहीं चाहते थे, वी आर नॉट eager to produce the EMF in the coil, but it was produced by itself, and we call that induction method as a self induction method, जिसको हम लोगों ने डील किया. हम लोगों ने वो सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड निकाल भी लिया, तो एवरीथिंग अब तक हम लोग सारा चीज उसके लिए कर चुके हैं. डन है? तो प्लीज अब तक का जो हम लोगों ने किया एक बार उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं. सो वी गेट टू नो दैट the amount of flux linked with the coil is being directly proportional to the current, and when this proportionality sign removes, a constant come called as the self inductance. और हमारे लिए जो सबसे मेन फॉर्मूला बना that phi is equal to Li. यहां से हम लोगों ने EMF induced का भी एक नया फॉर्मूला बनाया था that the EMF induced is E is equal to negative L di by dt, जो कि negative d phi by dt से आया. Then we get to know the self inductance, और हमने जो आखिरी काम किया था that was the self inductance of solenoid. Solenoid का self inductance का expression it was mu naught n square A by L. This is the parameter जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, and I have written all the parameter ताकि हमारे दिमाग में सारी चीज thoughtful process में रहे. Done है? So as you know that which topic that we are going to discuss it, वो आपको I think clear ही होगा. हम लोगों ने last lecture में बात किया था कि आज वाले lecture में हम लोग फिर से एक ऐसा टॉपिक पिक करने जाएंगे जो हमारे AC चैप्टर में बिलोंग करेगा. मतलब आपको उसका एक्सप्रेशन उसी चैप्टर में मिलने वाला है, उसका डेरिवेशन वहीं पे मिलेगा, बट हम लोग इसे यहीं पे पिक करना चाहेंगे. एंड दैट टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज energy stored in inductor. Energy stored in inductor. क्लियर है? उसी सोलेनॉइड को इंडक्टर बुलाएंगे जो हमें सेल्फ इंडक्शन देगा. तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि कब हमें उसे इंडक्टर बुलाना है और कब हमें उसे सोलेनॉइड बुलाना है. सोलेनॉइड कब? जब हम उसकी केवल मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं कि अच्छा वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रहा है, बट उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से अगर वो खुद ही के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर ले तो हम उसे इंडक्टर बनाएंगे. इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस जो इंडक्शन कर रहा है खुद ब खुद. ओके, सो आज हमें ये पता लगाना है, वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट इंडक्टर. ऑब्वियसली बात है, वो आपका जो इंडक्टर है वो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ करंट बना रहा है, आइदर द स्विच ऑन टाइम और आइदर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्विच ऑफ. तो अगर वो चीज वो ये कर रहा है, इफ ही इज डूइंग लाइक दैट, तो अब हमारा काम यहां से शुरू होता है जो ये कि हम लोग ये पता लगाते हैं दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग. ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. मींस ये तो हम लोगों ने देख लिया, बट उसको करने में उसे कितना एनर्जी चाहिए होगा वो हम पता लगाते. मींस एनर्जी स्टोर्ड बट बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, उस इंडक्शन की वजह से कितना एनर्जी हुआ. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो सिंस वी ऑल नो दैट कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हम एनर्जी स्टोरेशन का बात करते हैं, दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग स्टोर्ड हियर, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि उस पे आपने कितना वर्क डन किया.
that how much amount of work done is being done on that device. और वर्क डन निकालने के लिए ये तो आप जानते हैं कि कंप्लीट वर्क डन निकालने से पहले हम लोग पहले स्मॉल वर्क डन का बात करते हैं. तो सिंस और लेट सिंस ये बात करते हैं, लेट फॉर एन इंडक्टर, एक इंडक्टर लेते हैं ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल. तो आपके पास एक ऐसा इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, ओके, is inducing the EMF of E. वो EMF E बना रहा है डेफिनेटली, ओके. तो 10, तो हम तो जानते हैं, सो EMF इंड्यूस कितना होता है, बट इन टर्म्स ऑफ L. तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव किया था that the EMF induced in that inductor would be negative L di by dt, where L represents the what? L represents the self inductance, di means the small change in current. हो रहा था ना हमारे प्रीवियस केस में, यानी प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे हम लोग ड्यूरिंग द स्विच ऑन और आइदर ड्यूरिंग द स्विच ऑन करंट चेंज हो रहा था, और dt का मतलब इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो इस di by dt को आप लोग क्या बुलाओगे? We will call rate of change of current. Rate of change of current कितना होगा, right? Is di by dt. Okay, so thus EMF that has to be supplied by external source. अब देखिए इस पॉइंट पे सब एक बार इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे. This was the EMF, ये वो EMF है जो कॉइल में बन गया. तो आपकी कॉइल के अंदर मान लीजिए आपके पास एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर है तो सोलेनॉइड जैसा ही दिखेगा, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस था जैसे आप L है, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो उसके अंदर EMF बना E. अब पॉइंट ये है कि ये जो EMF बन रहा है, दिस EMF इज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये EMF हमेशा आपके कॉज ऑफ प्रोडक्शन के खिलाफ काम करेगा, हमेशा उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला है. तो सीधा सा बात है, ये वो EMF है जिसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं था. We are not willing to have this type of EMF in the inductor. हम नहीं चाहते थे कि इसके अंदर ये EMF बने. हम तो चाहते थे कि भाई एक बैटरी कनेक्ट की है V, ठीक है, उसको इंडक्टर यानी सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट किया, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं. बट ये EMF एक ऐसा EMF बन गया जिसकी वजह से एक ऐसा करंट बन गया जिसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे, जिसको हम चाहते ही नहीं थे, हमारी विलिंग ही नहीं थी, हमारी इच्छा ही नहीं थी कि वो हो. बट ड्यू टू द इंडक्शन प्रॉपर्टी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई इंडक्शन कब होता है, कैसे होता है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके सारे पॉसिबल केसेस देखे कि व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द स्विच ऑन टाइम एंड व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द स्विच ऑफ टाइम. तो ये तो बन गया. अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर ये EMF न्यूमेरिकली 1 वोल्ट बनता है, इमेजिन दैट, कितना EMF बनाया उसने? 1 वोल्ट बना दिया, जो आपको हमेशा अपोज करेगा, आपके कॉज ऑफ प्रोडक्शन को हमेशा अपोज करेगा. बट हम तो चाहते थे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली हम तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज दे रहे थे V. हम तो इसी उम्मीद से बैठे थे, वी आर एक्सपेक्टिंग ओके V वोल्ट देते हैं तो इसमें V मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो भी हमें आगे काम करवाना है सोलेनॉइड से. बट हुआ ये कि जब हमने V वोल्ट दी, हमने तो अपनी तरफ से पूरा दिया, बट सामने एक ऐसी चीज आ गई जो हमें अपोज कर रही थी. बट हमें तो अपना रिक्वायरमेंट जो करना है भाई वो तो पूरा करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा EMF हमें देना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा पहले से ही करना पड़ेगा. ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा EMF होगा, द EMF दैट हैज टू बी सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, दैट E डैश मस्ट बी इक्वल और अपोजिट टू जो उसमें बन रहा है. यानी अगर कॉइल के अंदर 1 वोल्ट बन रहा है जो मुझे अपोज करेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने एक्सटर्नल सोर्स से, अपनी एक्सटर्नल बैटरी से वही 1 वोल्ट जो सामने वाला जो इंडक्टर में अपने आप बन रहा है, अब उसे खत्म तो करना है ना, क्योंकि वो तो आपको अपोज करेगा. तो उसको खत्म करने के लिए मैं अपना एक्सटर्नल 1 वोल्ट और दूंगा एक्स्ट्रा,
और जो मैं ईएमएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, लेट सपोज ई डैश, वो ईएमएफ उस इंड्यूस ईएमएफ के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए बट उसके अपोजिट, ताकि ये जो 1 वोल्ट मुझे अपोज कर रहा है इसको मैं ये एक्स्ट्रा 1 वोल्ट देके खत्म कर दूं, ताकि मेरे पूरे V वोल्ट का जो इफेक्ट है वो इंडक्टर के अंदर है। समझ पा रहे हो इस बात को? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो जो एक्स्ट्रा ईएमएफ बना है, मैंने स्टार्टिंग से कहा है, लास्ट लेक्चर से कहा है कि इस ईएमएफ को इंड्यूस करने में हमारा कोई एक्सटर्नल रोल नहीं था, हम विलिंग ही नहीं थे। हाँ, इससे पहले तो हम लोग हमेशा चाहते थे, चाहे वो मोशनल हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे रोटेशन ऑफ कॉइल हो, रोड हो, चाहे मैग्नेट को मूव करना हो कॉइल की तरफ, या फिर मैग्नेट रेस्ट कर कॉइल मूव कर रहे हो, वो चल जाएगा। बट पॉइंट ये है, यहाँ पे हमारी विलिंग नहीं थी एट ऑल, और अगर हमारा विलिंग था ही नहीं तो ये एक्स्ट्रा ईएमएफ तो आ गया भाई, इसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये आएगा तो ये तो आपके इफेक्ट को कम करेगा ना, क्योंकि हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट है। तो आप तो चाहते हो कि आपका बेस्ट से बेस्ट इफेक्ट है, तो आपकी डिजायर तो थी भाई V वोल्ट का इफेक्ट, यानी जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं उस वोल्ट का सारा इफेक्ट मैग्नेटिक में आए, क्योंकि वोल्टेज दूंगा तो करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। बट मैं ये मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूं V वोल्ट की वजह से, बट सामने एक E बन गया जो मेरे को अपोज कर रहा है, तो उस E को बैलेंस करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा E डैश देके चलना पड़ेगा। बट कैसा देना पड़ेगा? मेरा जो एक्सटर्नल सप्लाइड ईएमएफ है वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके जस्ट अपोजिट है। तो ये वो एक्स्ट्रा ईएमएफ है जो हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि हम इस इंड्यूस ईएमएफ को खत्म कर सके। ये जो एक्स्ट्रा ईएमएफ हमने दिया ना, यही हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। किस पे? इंडक्टर पे। ये एक्स्ट्रा है, और यही एक्स्ट्रा वर्क जो हम लोग उस पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, यही एक्स्ट्रा वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इंडक्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास और कोई एनर्जी नहीं है, होगी भाई, इसके पास और भी एनर्जी होगी, बट मैं बात कर रहा हूं उस एनर्जी की जो इंडक्टर के अंदर है। इंडक्टर मतलब डिवाइस को इंडक्शन के नजरिए से देखिए, लुक द डिवाइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडक्टर, इंडक्शन, कि बस वो बना रहा है। अब ये देखो कि वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, बस उसके उस इफेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए बस। सो पॉइंट इज दैट कि अगर वो बना रहा है तो वो इतना ईएमएफ बना रहा है, और उसके इस ईएमएफ को अगर मुझे खत्म करना है तो डेफिनेटली मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसी एक्स्ट्रा वर्क को पता लगाते हैं, बट उससे पहले एक्स्ट्रा ईएमएफ कितना देना पड़ेगा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव L di/dt। क्लियर है? मेरे को उसके अपोजिट देना है, और जो इंड्यूस हुआ है वो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव था, तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना देना है? L di/dt। Clear with this point? This is the extra EMF that I have to do. So thus work done on small dq charge। तो dq चार्ज पे आपने कितना वर्क किया? क्योंकि देखो करंट या ईएमएफ बना रहे हो तो करंट तभी तो बनता है जब चार्ज पे वर्क डन होता है। तो स्मॉल वर्क डन इट इज इक्वल टू E into dq। ओके, ये यहां से आया बेटा। यू ऑल नो दैट V is equal to dw/dq, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो सीधा सा बात है dw/dq स्मॉल के लिए, तो dw क्या होगा? V into dq। V मतलब जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, और हमारा यहाँ पे फोकस है उस वोल्टेज का जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, E डैश। इतना तो हमें सर्किट को अगर कंटिन्यूटी में रखना है तो ये तो देना ही पड़ेगा ताकि हम इसे खत्म कर सकें। तो हमारे पास dw बना E into dq, E डैश वाले की बात कर रहा हूं। तो dw is equal to L di/dt into dq। And everyone, what is dq/dt? Rate of flow of charge, it is current। So dw is equal to L, dq/dt को क्या लिखेंगे? It would be I and di। क्लियर है? So this is the small amount of work जो हमने किया। तो बताइए नेट वर्क डन। सो नेट वर्क डन, तो क्या करें इसका? इंटीग्रेशन, सारा का सारा कंप्लीट। और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कहां से कहां जाएंगे? dw Li di। और वो इंटीग्रेशन क्या? वो तो आप जानते हो। देखो ये सारा जो इंडक्टर का खेल है वो कब हो रहा है? जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं या स्विच ऑफ कर रहे हैं, यानी जब हमारा करंट जीरो से या तो मैक्सिमम तक जा रहा है, मान लीजिए I अमाउंट ऑफ करंट है, या I से जीरो तक आ रहा है,
सीधी सी बात है। तो हम लोग चलिए स्विच ऑन के टाइम में देख रहे हैं, तो हमारा करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में जैसे ही ऑन किया तो करंट जीरो था, और वो बढ़ते 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 अपने उस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। और अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल वो 10 एम्पियर लिया था। गॉट दैट पॉइंट? तो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू i। तो चलिए सॉल्व कर दो। l तो बाहर आ जाएगा, i di का इंटीग्रेशन i स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू i। तो आपके पास नेट वर्क डन इज हाउ मच, हाफ l i स्क्वायर। दिस इज योर नेट वर्क डन। तो अगर ये आपका नेट वर्क डन है तो दस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ओके या फिर सिंपल बोलिए एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। जितना आप लोग वर्क डन करेंगे उतनी ही तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी। मींस द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर उतनी होगी जितना हमने वर्क डन किया एक्स्ट्रा। हमने कितना वर्क डन किया वो डिसाइड करेगा कि हमें कितना ईएमएफ देना है, और हमें कितना एक्स्ट्रा ईएमएफ देना है वो डिपेंड करेगा कि कितना इंड्यूस हुआ उसके जस्ट अपोजिट। क्लियर है? सो दिस इज बीइंग एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। क्लियर है? सो द एक्सप्रेशन इज हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर का याद है क्या आया था, हाफ CV स्क्वायर। तो देखो फिर से सेम बन रहा है ना। मैं ओके वैसे दोनों का रीजन, दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बट ये कहते हैं ना रिदम सी बन रही है, हाफ CV स्क्वायर हाफ LI स्क्वायर। ओके तो वैसे सब कुछ अलग है बट एक रिदम सी बन रही है। दैट्स व्हाई मैं आपको कंपैरिजन करता हूं, इससे फिर याद जल्दी हो जाता है। क्लियर है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यस। अब देखो मैंने आपके साथ कंपैरिजन तो कर ही दिया कैपेसिटर का, तो अगर आप एक बार रिवाइंड में जाएं तो वहां पे आप एक बार वापस से सोचिए, तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किया था हाफ CV स्क्वायर। जस्ट आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डन वन मोर टॉपिक, एंड दैट टॉपिक वाज, अगर आपको याद है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, यहां पे होगा इंडक्टर, वहां पे हम लोगों ने कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, स्मॉल u, याद है? तो हमारे पास कैपेसिटर की जो एनर्जी आई थी वो आई थी हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी आई थी हाफ एफिशिएंट नॉट E स्क्वायर। डन है? तो चलिए ऐसे ही काम करते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, देखो दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ये तब है जब चार्ज रेस्ट पे है, और इसकी कहानी तो अलग ही है। जब चार्ज मोशन में आए तो करंट बना, करंट आए तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड से सारे काम सेटअप किए, और फिर फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करे तो वापस से करंट बन सकता है। तो ये तब बना ये डिवाइस जो खुद ब खुद इंडक्शन कर रहा है, और ये बहुत पहले था। तो दोनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल था, बट यहाँ पे टॉपिक वैसा ही चल रहा है जैसा वैसे चल रहा था। तो एनर्जी निकाला है, तो चलिए लगे हाथ क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एक स्मॉल टॉपिक है, तो यू ऑल नो दैट एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो सब जानते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो कॉमन डेफिनेशन है, ये हम लोगों ने 11th क्लास में की थी। स्ट्रेस स्ट्रेन किया था आप लोगों ने सॉलिड के अंदर, तब भी ऐसे निकाला था पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी, और यहाँ पे भी ऐसे ही। तो बताइए व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, हाफ LI स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए। सिंस व्हाट इज L स्टैंड्स फॉर, सेल्फ इंडक्टेंस। किसका? इंडक्टर का ही होगा, और इंडक्टर सोलिनॉइड ही है एक तरीके से। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने सोलिनॉइड का L डिराइव कर चुके थे, तो ये तो हम जानते हैं। सिंस L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय n, एंड वॉल्यूम के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ। ओके, सो ये दोनों चीज हम जानते हैं। तो चलिए एनर्जी डेंसिटी में रखते हैं केयरफुली, हाफ L म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L इनटू I स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। डन है? एरिया कैंसिल विद द एरिया, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या बचा, हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर
I square divided by L square. क्लियर है? नाउ एवरीवन, I stands for the current जो हमारा फ्लो कर रहा था, तो भाई वो भी उसका भी स्क्वायर है, लेंथ का भी स्क्वायर है, जो भी सोलेनॉइड की लेंथ होगी स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल L इज फॉर इंडक्टेंस, ओके, तो उसका भी स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न का भी स्क्वायर है। एक अकेला रह गया परमिएबिलिटी म्यू नॉट, तो यार उसे भी क्यों अकेला छोड़े, बाकी सारे देखो स्क्वायर स्क्वायर में और वो बेचारा अकेला है, तो लेट्स हैव द स्क्वायर। चलिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक काम करेंगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर हो गया, i का स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर हो गया, तो सबका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवल म्यू नॉट बचा। Now you all know very well mu naught n I by l, जहां पे n by l को आप लोग क्या लिखते हो, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्हाट इज म्यू नॉट n I? म्यू नॉट n I क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, तो इसका मतलब म्यू नॉट n I by l ही हमारे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या बची, 1/2, ये क्या हो गया पूरा b, सो इट वुड बी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ व्हाट, इंडक्टर। ये थी एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो देखो हाफ हाफ, वहां पे था एफिशिएंट नॉट, यहां पे है म्यू नॉट। उस एनर्जी डेंसिटी में परमिटिविटी डायरेक्टली थी तो परमिएबिलिटी इनवर्सली। तो देखो परमिटिविटी का डिपेंडेंस हमेशा परमिएबिलिटी का डिपेंडेंस के अपोजिट रहा है, ये आप स्टार्टिंग से देख के आ सकते हैं। हमारे पास जहां पे परमिटिविटी फोर्स के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनवर्सली होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, यानी मीडियम ऐड करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती थी हमेशा। बट ऑन दी अदर साइड जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पे गए, बायट-सेविट्स लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ से जो भी निकाले, हर बार म्यू नॉट ऊपर आया, यानी मीडियम डालने से परमिटिविटी बढ़ा, यानी एफिशिएंट नॉट अगर परमिटिविटी अगर किसी भी रिलेशन में डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो परमिएबिलिटी उसी केस में इनवर्सली मिलेगा। ये एक कॉमन फैक्टर है जो स्टडी करने के बाद एनालाइजेशन हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये ऐसा हो रहा है कि परमिएबिलिटी एक अलग तरीके से वेरी कर रहा है, परमिटिविटी उसके अपोजिट करता था। तो यहाँ पे फॉर्मूला हाफ एफिशिएंट नॉट, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका कांस्टेंट है, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। देखो फिर से सिमिलैरिटी सी बन रही है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें एक ही हैं, उसका काम अलग है टू स्टोर द चार्ज, इसका काम अलग है टू इंड्यूस द ईएमएफ। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग डिवाइस हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, काम करने का तरीका अलग है, दोनों के फॉर्मूलेज अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। बट एक जो एक फैक्टर बन रहा है ना, वो फैक्टर जैसे एनर्जी में देखा हाफ Li स्क्वायर, तो मैंने आपको याद करने के लिए, समझने के लिए बताया कि टर कॉन्सेप्ट को देखो, कैपेसिटर इंडक्टर, उसका अपना फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV, इसका अपना फॉर्मूला phi इज इक्वल टू Li। वहां पे Q था, यहाँ पे phi है, वहां पे C था, यहाँ पे L है, V था, यहाँ पे I है, डन है। उसका अपना मेन फॉर्मूला था इसका। हाँ, वहां पे कैपेसिटेंस का आपने एक अलग फॉर्मूला बनाया, A एफिशिएंट नॉट बाय D फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और स्पेयर के लिए 4 पाई एफिशिएंट नॉट इनटू R। इंडक्टर का अपना एक फॉर्मूला है। तो देखो दोनों अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पर जब बात आई एनर्जी स्टोर की, तो उसका एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर, इसका Li स्क्वायर हाफ, तो वैसा ही कुछ बना। उसकी एनर्जी डेंसिटी हाफ एफिशिएंट नॉट E स्क्वायर, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो एक सिमिलैरिटी सी चल रही है, जिससे पता क्या होगा कि आप है ना कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाएंगे, और आपको एक रिमेंबर करने में आसानी से रहेगी। दिमाग को भी याद करने के लिए बहुत वर्क करना पड़ता है, तो अगर एक सिमिलैरिटी सी रहती है ना, हाँ भाई इसका हाफ Li स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, रिदम सी बनती है ना, राइम के साथ अगर आप किसी वर्ड्स को याद करते हो तो जल्दी याद होते हैं। इसीलिए गाने ज्यादा जल्दी याद होते हैं बहुत लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल याद नहीं होता ना। अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन, अब अगर आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन, चलो इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी का ही क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन आंसर जब आप लोग 9th 10th में पढ़ते थे, तो अगर आपके पास हिंदी का कोई आंसर आ रहा है और आपका वो आंसर आपका नियर अबाउट 1 पेज के आसपास का है, या फिर चलो 8 to 9 लाइंस का है। अब 8 to 9 लाइंस उन्हें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है,
ऑन द अदर साइड अगर आपको 1 पेज का सॉन्ग दे दिया जाए ना, कोई भी सॉन्ग जिसको आप गाएंगे एक राइम के साथ, क्योंकि उनमें राइम्स होती हैं, वो आपको बहुत सिमिलैरिटी लेके आता है, क्योंकि जब राइमिंग और सिमिलैरिटी मिलती है ना तो हमारा दिमाग उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड और स्टोर कर पाता है। तो इसलिए मैंने ये राइम मिलाने की कोशिश की है, होप यू विल गेट इट। बट बेटा दोनों अलग अलग हैं, ये अपने तरीके से काम कर रहा है, वो अपने तरीके। डन। सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? वी सीन दैट वी गॉट अ न्यू फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज वेल एज द एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? तो ये एक ऐसा टॉपिक फिर वही जो हमारे एसी चैप्टर में था और मैं आपको यहाँ पे पिक करके ले आया, यानी मैंने आपके एसी के 2 टॉपिक्स पिक कर चुका हूं मैं आपके। वन वाज द एसी जनरेटर जो एक लंबा टॉपिक बनता है, और एक एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डेंसिटी। और इस एनर्जी डेंसिटी को ये जो हमारे पास आई है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। व्हाट इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और सिंस उस टाइम हम लोगों ने बात नहीं की थी, बट अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं क्योंकि एक नई एनर्जी डेंसिटी बन चुकी है, तो इसलिए अब से इसको आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बुलाओगे। देखो अब तक हम लोग इसको क्या बुलाते थे यार, क्या करना है सर? ओके, आई वांट टू सॉल्व द एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। मुझे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सॉल्व करना है, डिराइव करना है एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि अब तक एक ही टाइप की थी ना, बट अब दूसरी आ गई तो बोलना पड़ेगा। जैसे फ्लक्स पे था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स था phi इज इक्वल टू q बाय एफिशिएंट नॉट गॉस लॉ से, या E वेक्टर डॉट A वेक्टर यानी EA cos थीटा। अब जो फ्लक्स को था उसे हम सिंपल फ्लक्स बुलाते थे, क्योंकि अब तक तो एक ही चल रहा था। बट जैसे ही ये चैप्टर शुरू हुआ एक नया फ्लक्स आया, तो अब आपको फ्लक्स को डिफाइन करना जरूरी है, आपको देखना जरूरी है, आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है जो फ्लक्स को डिफाइन कर सके। आइदर यू राइट इट डायरेक्टली, या तो आप उसे डायरेक्टली लिख दीजिए इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और आइदर यू गिव सम इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल, और आइदर द टीचर विल गिव यू द 100% कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सो विद दैट पॉइंट अब से इसे आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एक बार जरूर वापस जाएंगे। पुराने टॉपिक सब बहुत पुराना, मतलब 2 महीने हो चुके हैं इसको किए हुए, बट एक बार वापस से जाएंगे और इस एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है? और इसे आप लोग क्या बुलाएंगे? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो आज हम लोगों ने एसी चैप्टर को, हम ये नहीं कर रहा कि मैं आपका सिलेबस बढ़ा रहा हूँ, बट EMI को थोड़ा सा रेलिवेंटली साइज में ले लेते हैं, जिससे एसी चैप्टर भी थोड़ा सा साइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने एसी चैप्टर के 2 टॉपिक ले लिए, एक और टॉपिक आएगा फ्यूचर में, और आप इतना तो बिलीव कर गए होंगे बेटा कि जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एसी चैप्टर की डेरिवेशन में है, बट हम उसे यहीं पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन कॉन्सेप्ट कि ये जो फॉर्मूला है ये सेल्फ इंडक्टेंस का ही है। एनर्जी डेंसिटी के लिए जो L चाहिए था वो यहीं का है, तो क्यों ना इनको यहीं पे पढ़ लिया जाए। एसी के लिए क्यों वेट किया जाए कि आफ्टर सम टाइम 10 to 15 और 20 डेज के बाद जब हम उस टॉपिक पे पहुंचे तो फिर हम लोग ढूंढे, ओ या ऑन दैट डे, ऑन दैट स्पेसिफिक डे वी स्टडीड अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इन दैट केस हमारा इस E का फॉर्मूला ये था और L का फॉर्मूला ये था। व्हाई वुड वी गो विद दैट? क्योंकि ऐसा करते थे वो बीच में डिस्टॉर्शन हो जाता है ना, तो इस वजह से इसको यहीं पे करना बेटर था। So here we have the expression for the energy as well as energy density. Okay? Now the numericals जो आपको इससे मिलने वाले हैं, the numericals जो आप लोग इससे करेंगे, the numericals are going to be very easy, very simple. So in the description box you will get the link for the assignment. तो बहुत आसान है, तो I think आप लोग उसे कर सकते हैं। So अभी हमारे पास टाइम है, as you know that. So let's have the some other type of a numerical। तो मैं आज आपके साथ नेक्स्ट के बचे हुए, आई थिंक हम लोगों ने अभी तक हाफ एन आवर लिया है, तो नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में आपके साथ एक स्पेशल 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। थ्योरेटिकली पुराने कॉन्सेप्ट के बेस पे है, सेल्फ इंडक्शन से कुछ नहीं है, तो आज हमें यहाँ पे टाइम मिल गया है तो हम उस टाइम को वहां पे बोरो करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, सो टिल देन चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए और आते हैं उस पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा चीज जो मैं सेल्फ इंडक्शन से ही यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सो हमें एक फॉर्मूला मिला था phi is equal to Li। सो हाउ द phi रिलेट विद द I डायरेक्टली। सो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ इस पे आने से पहले तो आप लोग करेंगे, एंड दैट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। तो फाई वर्सेस आई का ग्राफ कैसा होगा? तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है, आई थिंक आप लोग बता ही सकते हो सर। फाई आई द ग्राफ वुड बी द स्ट्रेट लाइन, है ना? और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास है, सिंस फाई इज इक्वल टू एल आई। सिंस लाइन स्ट्रेट है, सो फॉर स्ट्रेट लाइन मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम लोग अब तक 2, 3 से 4 बार कर चुके हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द इक्वेशन? y is equal to mx plus c. So on the y axis we have flux, yes sir. On the x axis we have current. Intercept is 0, it means we are starting from the origin. So if we compare both the equations, so we got that slope of flux versus current always gives you the self inductance. मतलब कि phi versus I ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल ऑब्वियस सी बात हम लोग कर चुके हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, सिंपल है। वी हैव टू मटेरियल्स, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मतलब दो सोलिनॉइड हैं, टू सोलिनॉइड, सोलिनॉइड ए एंड सोलिनॉइड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हिच हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस? व्हिच हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस? इनमें से किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा? आई थिंक सिंपल है सर, ए हैज अ ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस। रीजन क्या? बिकॉज द स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड द स्लोप ऑफ फाई वर्सेस आई हमें सेल्फ इंडक्टेंस। तो रीजन प्लीज स्पेसिफिक आना चाहिए, सो दैट टीचर को या फिर किसी को भी अगर कोई समझता है तो उसे बेटर वे में समझ में आए। सो आफ्टर दिस एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग ये छोटा सा टॉपिक ऐड कर लीजिए। देखो ये ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं तो ये ऐसी चीज हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं अब तक का सारा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ किया ये Q इज इक्वल टू CV को यूज करते हुए, Q इज इक्वल Q वर्सेस V, कैपेसिटेंस देता है स्लोप, तो Q वर्सेस V का स्लोप देता है, ये सिंपल सी बात है। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में गए, V इज इक्वल टू IR, तो V वर्सेस I ग्राफ, on the y axis it is V, on the x axis it is I, तो आपको स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा, डन है? तो यहाँ पे भी आ जाता है। हाँ, इसी में वेरियस फैक्टर पूछ लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वो पूछ लेता है भाई अच्छा दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो वही वाली बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली होता है फॉर द कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने जस्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स था, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में ही जब आप लोग पोटेंशियोमीटर में गए ना, और पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने V इज इक्वल टू K इंटू L, मतलब वोल्टेज ड्रॉप वर्सेस लेंथ का ग्राफ आपको किसकी वैल्यू देता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू देता है, याद है? तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट ये तो हम लोगों ने देखा था कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर K के साथ इनवर्सली, मतलब जिसका K कम होगा वो अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा, वो वहां का लॉजिक है। बट ग्राफ तो यूज हुआ ना, तो देखो ये ग्राफ यूज हो रहे। अब इसके बाद अगर आप लोग और टर्न आउट करके देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक था, मैग्नेटिक के अंदर हमारे पास अभी तक ऐसा कोई ग्राफ नहीं मिला जिसको हम लोग इसको आगे लेके जा सके, तो अगर कोई मैं स्किप कर गया हूं तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा देना। और एक हमारा अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने किया है वो फाई वर्सेस आई है, जो हमें L यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है? तो सीधी सी बात है, 4 ग्राफ हो चुके हैं ऐसे स्ट्रेट वाले। वैसे तो ग्राफ बहुत सारे हैं बेटा, बट ये जो स्ट्रेट लाइन वाले थे जिसमें स्लोप मैटर करता था वो है हमारे पास, क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा पोटेंशियोमीटर आप प्रेफर करेंगे, यानी किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है या ज्यादा है, या सेल्फ इंडक्टेंस किसका ज्यादा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये हमारे पास ये हैं, ओके? अगर इसके बाद में कोई स्किप कर गया हूं तो प्लीज वो मुझे लेट मी रिमाइंड कर देना, सर ये वाला पॉइंट रह गया है, बट आई होपफुली मैंने कवर करने की कोशिश की है। डन? तो चलिए अब आ जाते हैं अपने उस
इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही लूंगा मैं आपके साथ, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो आफ्टर दिस प्लीज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बाद आप लोग ये करेंगे, ये तो मैंने जस्ट आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल है, आई थिंक आपको आंसर अभी पता ही चल ही गया, बट फिर भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दो स्पेशल न्यूमेरिकल्स। तो सीधी सी बात है, आप हेडिंग देना चाहो स्पेशल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब ऐसे नहीं हॉर्स के हैं कि बहुत लंबा चौड़े जाएंगे, तो वो न्यूमेरिकल मतलब छोटे छोटे लॉजिकल वेस है, यानी सीधा सा बात है, आप बोल सकते हो स्पेशल न्यूमेरिकल्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन की डायरेक्शन। आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी देखा होगा, 1 or 2 स्टूडेंट्स हु कॉल्ड मी एंड हु टेक्स्टेड मी दैट सर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जिसके अंदर हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमसे डायरेक्शन पूछी जाती है। तो आज मैं आपके साथ वही सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने का कोशिश करूंगा। तो आ जाता हूं मैं से कैटेगरी, जैसे आप जानते हो मेरे हमेशा आदत है कैटेगरी बांटने की, सो आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इट। तो चलिए पहले टाइप 1 पे बात करते हैं। तो टाइप 1 बहुत सिंपल है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मतलब बात करूंगा बट ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वी हैव अ कॉइल, we have a north pole, we have a south pole and it is moving towards it। सिंपल है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। when the north pole अगर अप्रोच करता है तो यहाँ पे भी कौन सा पोल बनने वाला है, नॉर्थ पोल, क्योंकि अपोज करना है ना। सो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल अपोज करेगा तो आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन। चलिए अब आ जाते हैं टाइप 2 पे, मैं यहाँ पे करता जाऊंगा टाइप नंबर 2। इन द टाइप नंबर 2 कॉइल वही है, बस एक चीज है कि उस कॉइल में आप लोगों ने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर AB टाइप। ओके, और अब आप लोग इसे नॉर्थ पोल को इसके अप्रोच कर पा रहे। तो आई थिंक टाइप 1 जैसा ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन इज हियर दैट आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की पोलैरिटी आइडेंटिफाई करके बताइए। मतलब किस तरीके की पोलैरिटी, मतलब मालूम है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, कि मतलब कौन सा प्लेट पॉजिटिव बनेगा और कौन सा प्लेट नेगेटिव, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन यही। ठीक है, तो हमारा तो लॉजिक वही है, हु इज अप्रोचिंग, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना है तो उसे रिपेल करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल बनता है तो करंट जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट A से जाएगा B में, A से निकल के करंट कहां जा रहा है, B में। अब एक चीज जो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हमारा जो करंट है वो A प्लेट से निकल के B वाली प्लेट में जा रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन B प्लेट को लेफ्ट करके A की तरफ जा रहा होगा भैया, यस और नो। अगर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, हमारा करंट अगर A से होते हुए B आ रहा है तभी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो B से A जा रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन B को लेफ्ट करके जा रहे हैं तो इसका मतलब B पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन कौन सी प्लेट के पास जा रहे हैं, A प्लेट के पास जा रहे हैं, इसलिए A नेगेटिव बनेगा। क्लियर है यार, PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसे ही तो होता था कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, वन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, अनदर कनेक्टेड विद नेगेटिव। तो हुआ क्या कि इस वाली प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इस वाली ने गेन कर दिए, तो जिसने लूज किए वो बन गया पॉजिटिव और जिसने लूज किए वो जिसने गेन किया वो बन गया नेगेटिव। बट जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा था तो हमारा यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज होता था। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर हमारा जो इंड्यूस करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और यानी इलेक्ट्रॉन B प्लेट को छोड़ के जाएगा और A प्लेट के पास जाएगा। इसका मतलब B प्लेट बनेगा पॉजिटिव और A प्लेट बनेगा नेगेटिव। क्लियर विद दिस टाइप 2? तो टाइप 2 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप 1 तो सिंपल है, ओके। तो टाइप 1 में तो क्या है, सिंपल मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमारा मकसद ही करंट की डायरेक्शन, बट ये थोड़ा सा अलग हो गया। डन है, ओके। अब इसी में मैं एक और बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये, वी हैव अ कॉइल, वी हैव अ नॉर्थ पोल व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट,
and on here we have a south pole which is approaching towards. आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कुछ जगह पे, कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स में और कुछ सैंपल पेपर में भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंफ्यूजिंग पार्ट कि सर यहाँ से लेफ्ट साइड से तो नॉर्थ आ रहा है, राइट साइड से तो साउथ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ पास आएगा तो नॉर्थ बनेगा, साउथ पास आएगा तो साउथ बनेगा। तो आप इस पॉइंट को समझिए। देखो जब भी मैंने आपके सामने कोई कॉइल बनाया है तो हमेशा जो कॉइल है वो 100% सर्कुलर नहीं रहा। कॉइल कैसा रहा? ओवल शेप रहा। द शेप ऑफ द कॉइल वाज ऑलवेज इन ओवल नेचर। ओवल शेप की वो आपसे थोड़ा सा टिल्ड है, मतलब कॉइल को ऐसे रखा जा रहा है और मैग्नेट उसकी तरफ जा रहा है, बट इसे हम लोग पेपर पे नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ा सा टिल्ड रखा है। बट रियलिटी क्या है कि कॉइल ऐसे है और मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। इन दैट मैनर वी आर अप्रोचिंग, मतलब ये मैग्नेट रहा, ये रहा कॉइल और आप इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हो। तो ये ऐसे है, तो इसका मतलब ये वाला मैग्नेट लेफ्ट साइड से पास आ रहा है और ये मैग्नेट राइट साइड से, तो कॉइल बीच में हो गया। तो अगर ये मैग्नेट लेफ्ट से आ रहा है तो ये वाला मैग्नेट अपना इफेक्ट इस वाले फेस पे बनाएगा, ऑन द अदर साइड ये पीछे से एंटर मार रहा है। तो ये जो दोनों कॉइल्स हैं वो आगे और पीछे से एंट्री मार रही है, तो आपको अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप उस कॉइल को सामने वाले नजरिए से देख रहे हो, मतलब यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, या फिर आप लोग उसे बैक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड है तो ये हमारा फ्रंट व्यू होता है ज्यादातर, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम दी लेफ्ट व्यू। कौन से व्यू से देख रहा हूं मैं लेफ्ट व्यू से देख रहा हूं। तो अगर लेफ्ट व्यू से देखे तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो उसको रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल बनेगा और करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर है? अब देखो बात ये है, ये जो करंट एंटी क्लॉकवाइज है ये लेफ्ट साइड से देखने से है। अब अगर आप इसी करंट को राइट साइड से देखेंगे तो यही एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको क्लॉकवाइज में दिखेगा। इसके लिए आप एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना कोई भी एक रफ पेज लीजिए और उसमें एक मतलब सर्कल बना के एंटी क्लॉकवाइज एरो बना दीजिए। एरो को थोड़ा सा डार्क करना और सर्कल को भी डार्क करना। डार्क मतलब उसका इंप्रेशन है ना पेज के पीछे होना चाहिए, इतना भी नहीं पेज ही फट जाए, बट थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको पीछे जाके दिख जाए। तो अपने सामने से पेज में अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए तो आप पेज को पलटिए और आप पीछे देखिए, ड्रॉ मत कीजिए, बस जस्ट ओनली फील इट, यू विल सी दैट वो करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप देख कहां से रहे हैं। और ऐसे वाले केसेस में तो देखो मैग्नेट सीधा यहीं से आ रहा है, तो हमने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। सो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों तरफ से मैग्नेट आ रहे हैं, आप अपना आंसर किसी के भी अकॉर्डिंग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। बट ये चीज याद रखिए दैट वॉट एवर बी द आंसर दैट यू आर गिविंग, यू मस्ट स्पेसिफाई कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखो आप टीचर को जरूर बताइए कि सर मैं इस व्यू से देख रहा हूं। अब अगर इसमें कोई भी बंदा विदाउट राइटिंग द व्यू, आप व्यू ही नहीं लिखते कि मैं लेफ्ट व्यू से देख रहा हूं या राइट साइड से देख रहा हूं, आपने मार दिया क्लॉकवाइज। अब फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर क्या सही देगा। अब वो तो सबको मालूम है, या तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा या करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, आपने तो मार दिया बस। फिर आपसे अगर कोई टीचर पूछा अच्छा चाहिए, फिर आप बताते हो नहीं सर मैं तो यहां से देख रहा था, तो वो आपको बताना जरूरी है। क्लियर है? तो इस वाले टाइप में टाइप 1 का ही मॉडिफाइड वर्जन ये भी आ सकता है। ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब आता हूं मैं आपके साथ टाइप नंबर 3 के साथ, जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले होंगे। एंड टाइप 3 इज, देखो अब तक क्या हो रहा था, टाइप 1 एंड टाइप 2 में द कॉइल वाज फिक्स। कॉइल क्या थी बेटा? फिक्स थी, और जो मैग्नेट था वो कॉइल की तरफ आ रहा था। इस बार मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन, एक इलाका है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल लेके आते हैं जो एंटर मारेगी। ओके, द शेप ऑफ द कॉइल इज कैसा है? ट्रायंगुलर शेप। तो देखो ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड करता है नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर 2 इट डिपेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ। वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि
शेप क्या था। तो एक बात को ध्यान में रखिए, ये बात मैंने आपसे एसी जनरेटर में भी डिस्कस की थी और अभी भी स्पीक कर रहा हूं, that the shape of the coil जिसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है, it is not mentioned और it is not concerned कि उसका शेप क्या है। सो पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, शेप कुछ भी आए तो आप इससे टेंशन ना लीजिए कि वेदर इट इज ट्रायंगुलर एंटर मार रहा है या फिर सर्कुलर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक बार इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, कॉइल इज एंटरिंग, तो जैसे ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, क्या करेगा, एंटर करेगा। तो जैसे ही आप पहले आप बाहर थे, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक थी आपके साथ? नो सर। आप जैसे ही आप अंदर आए, एंट्री मारी है आपने, ठीक है, तो आपके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गई, देखो एक आ गई ना, मान लीजिए। तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? क्या हुआ? तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई। क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट दोनों ही बनेंगे, सीधी सी बात है यार। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट तो होगा, क्योंकि हर कॉइल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होता ही है। सो पॉइंट क्या आया कि करंट इंड्यूस हुआ, हो गया, ये तो समझ में आया, हुआ। अब सवाल है, हमारा टॉपिक है कि हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंजेस हमेशा कहां? कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट। यही तो करते आए थे, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो पास मत आने दो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि करंट क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी बेटा। तो यानी यहां पे करंट के इंड्यूस होने का मेन कारण क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था जैसे ही हम एंटर मार रहे थे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, तो कॉज कौन है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉज है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है और हमें उसे करना है डिक्रीज। तो आप अगर इनवर्ड लग रहे हो और आपको अगर डिक्रीज करना है तो आप उसके अपोजिट लगोगे, यानी आउटवर्ड। और आउटवर्ड अगर बनोगे तो यानी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो आउटवर्ड होनी चाहिए। देखो ये वो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इंक्रीज हो रही है, ये वो है जो हमने दी। बट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इंडक्शन की वजह से वो आउटवर्ड होनी चाहिए। क्यों? आउटवर्ड का मतलब ये नहीं कि इसके अपोजिट है, आउटवर्ड का मतलब है कि इसके कॉज के अपोजिट है। कॉज क्या है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज को डिक्रीज करना है, और अगर आप किसी भी चीज को डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके अपोजिट जाओ। तो इसके लिए हमें आउटवर्ड लगना पड़ेगा। आउटवर्ड मींस कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। कहानी क्लियर हुई? डन है? चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें और होगा। चलो मैं इस बार शेप बदल देता हूं, कॉइल को मैं बाहर लेके जा रहा हूं। चेक दिस आउट, आई एम टेकिंग दिस सर्कुलर कॉइल आउट ऑफ इट। तो क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड थी वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं ना। जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो अभी 2 हैं, थोड़ा और बाहर जाऊंगा तो 1, और बाहर जाऊंगा तो 0। तो मेरी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो बताइए इस बार करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द इंडक्शन ऑफ करंट? द रीजन इज इनवर्ड डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कारण क्या है? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मेन कॉज तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी, इसी वजह से हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इंक्रीज करना पड़ेगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना पड़ेगा? उसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी चीज को जो कि पहले डिक्रीज हो रही थी तो आपको उसके अपोजिट जाना है, कॉज के अपोजिट जाना है, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं। तो कोई ये ना सोचे कि ये हमेशा इनवर्ड है तो जो बनने वाली है वो हमेशा आउटवर्ड। नहीं यार, हमने सेल्फ इंडक्शन के पहले पार्ट में क्या देखा था कि स्विच ऑन में हमारा करंट बढ़ रहा था तो हमने करंट को डिक्रीज किया, अपोजिट लगे।
बट जब स्विच ऑफ की बारी आई तो करंट डिक्रीज हो रहा था, तो हम लोगों ने उसे क्या किया, इंक्रीज किया। तो हम लोगों ने करंट को इंक्रीज किया, तो उसके लिए उसके सपोर्ट में लगे। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि आपको कॉज के अपोजिट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज क्या, डिक्रीजिंग, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ, और डिक्रीज हो रही है, तो उसे बढ़ाने के लिए आपको भी अंदर ही लगना पड़ेगा। यानी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस बार इनवर्ड ही होगी। इनवर्ड होगी तो मतलब कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, और साउथ पोल मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, यानी इसके अंदर आपका करंट क्लॉकवाइज में बनेगा, यानी हाँ। तीसरा केस, अगर ये कॉइल मैग्नेट के अंदर ही है, तो मतलब फील्ड के अंदर ही है, ना अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है, अंदर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे भी उतनी, और अगर थोड़ा सा आगे चली गई तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी, यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, कोई फ्लक्स चेंज नहीं, तो यानी इस केस में कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। तो मेरा टाइप नंबर 3, जब कॉइल एंट्री मारे, जब कॉइल बाहर जाए, या फिर कॉइल बीच में ही रहे, वो आपके तीनों पॉसिबल केस देख लिए, अंदर आना, बाहर जाना, या बीच में ही रहना। तो बीच में तो कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि जब तक आप बीच में हो तब तक आपके लिए फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनेगा। कब, जब या तो आप एंट्री मारो या जब बाहर। शेप डजंट मैटर, इसलिए मैंने जानबूझ के एक ट्रायंगल बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया। तो शेप डजंट मैटर हियर, शेप मैटर नहीं करता है, आपके लिए जो चीज मैटर करती है वो कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो प्लीज एक बार इसे ध्यान से, बिकॉज इस टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स की डायरेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स में जरूर आपके असाइनमेंट्स में भी रखूंगा। तो अलॉन्ग विद द क्या, अलॉन्ग विद द सेल्फ इंडक्शन के न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग ये भी रखेंगे कुछ। ओके, सो 1 2 3 क्लियर है? टाइप 1 ये दोनों एक साथ ले लेना, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, अब आता हूं मैं आपके अगले कैटेगरी पे, जो प्रिडिक्टेबल, मतलब जो आज तक पूछी गई है, तो मैं वही प्रिडिक्टेबल डायरेक्शंस ले रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए और प्रिडिक्टेबल लेते हैं, एंड दिस इज योर टाइप नंबर 4। टाइप 4 पे बात करते हैं। टाइप 4 वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने इनवर्ड ले ली, आउटवर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई हैव अ बॉडी विद इररेगुलर शेप। मेरे पास एक बॉडी है जिसका शेप इररेगुलर है। इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, पॉइंट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। तो मेरे पास ABCD एक क्लोज बॉडी है, इररेगुलर शेप। डन है? सो नाउ इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, और हम लोग इस बॉडी को कंप्लीटली सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग द फोर्स, इधर से बाहर की तरफ लगाया, इधर से, तो ऐसे लगा के आप लोग इसे सर्कुलर शेप में बनाना चाहते हैं। तो इस बार सवाल फिर से वही, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हर बार वही है यार, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। एक बस वो कैपेसिटर वाला हटा दीजिए जिसमें पोलैरिटी पूछा था, बट उस पोलैरिटी को निकालने के लिए फिर भाई करंट की तो डायरेक्शन चाहिए ही थी। सो इस बार भी हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या, पहले हमारे पास ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से आपके सामने बनाया है, ये वाला कॉइल था ABCD, और अब आपने कॉइल को एक्सपैंड करके ये पूरा सर्कुलर बना दिया। तो अगर कॉइल को एक्सपैंड किया है तो सीधा सा बात है, हम कॉइल का क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। तो देखो अभी पहले थ्योरेटिकली बात करते हैं। एरिया चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। फ्लक्स चेंज होगा तो और क्या चेंज होने वाला है? फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास EMF भी बनेगा, और EMF बनेगा तो करंट बनने वाला है। देखो अब तक क्या था कि जो पहला केस था उसमें मैग्नेट पास ला रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। सेकंड कैपेसिटर का भी वही है। थर्ड में हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे भी क्या है, पहले कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब है। यानी हम लोग कॉइल को पास लाके या दूर ले जाके हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। फिर से वही, अब ये हमारा एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, ना कॉइल अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, बस कॉइल एक्सपैंड हो रही है।
तो सीधा सा बात है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है कि जब पहले कॉइल ये थी तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लिंक थी। अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये जो 6 अंदर की थी ये है। मतलब इस बार आपके सर्कुलर फ्रेम ने 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लिंक किया। तो हुआ क्या कि पहले 6 मैग्नेटिक फील्ड थी, अब 12 हो गई। यानी इस बार भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ट थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज ही कर रहे हैं। बस लास्ट वाले थर्ड टाइप में क्या था कि कॉइल को अंदर घुसा के उसे इंक्रीज कर रहे थे, या इंक्रीज या डिक्रीज। यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे, एरिया को एक्सपैंड करके या एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करके। तो यहां पे हो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो वही वाली बात है, फ्लक्स चेंज होगा भाई। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस, ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनवर्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अंदर वाली वो भी इंक्रीज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, कॉज क्या है, इंक्रीज, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज करने के लिए हम हमेशा ऑपोजिट लगते हैं। तो इनवर्ड है तो हम लोग आउटवर्ड लगेंगे। आउटवर्ड माने कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल माने कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज में बहेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी जाएगी, ए बी सी डी। करंट ए बी सी डी में जाएगा, ना कि ए डी सी ए। अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट होता तो आप लोग ऐसे लिख देते, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप ऐसे लिखना चाहो एंटी क्लॉकवाइज तो भी आपकी मर्जी है, वो तो नाम अगर गिवन है तो आप नेम की फॉर्म में लिख दो। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हो तो इट इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है, टाइप नंबर 4 डन। नाउ द फाइनल टाइप नंबर 5, पांचवें टाइप का आता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है। Type 5, we have a straight wire. Sorry, we have a straight current carrying wire. हमारे पास straight wire है और वो भी current carrying straight wire है, बिल्कुल straight है but current है उसके पास I. But this I is increasing. तो हमारे पास जो current है वो increasing current है coil के अंदर। जो straight wire है ना, उसमें current increasing manner में लिया आपने, constant नहीं है। We have a coil P. हमारे पास P कॉइल है ऊपर, और हमारे पास एक और कॉइल है, कॉइल Q। सो आपको डायरेक्शन निकालनी है, वही क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द कॉइल्स। चले तो चलिए एक बार P को पढ़ते हैं, पहले P को पढ़ेंगे फिर Q को पढ़ेंगे। P पे आते हैं, तो देखिए P पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इस देखो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक या तो हम लोग मैग्नेट प्रोवाइड करवा रहे थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, या फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे। इस बार हम लोग ना तो कोई डायरेक्ट मैग्नेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ना ही हम लोग डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग वायर ही ले रहे हैं, करंट कैरिंग वायर। एंड यू ऑल नो दैट करंट कैरिंग वायर इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड देता ही है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I से हो। तो देखो शुरुआत करते हैं, I कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो उसकी वजह से B पॉइंट पे, सॉरी P कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगेगी वो देखते हैं एक बार। सो अगर आपका करंट इंक्रीजिंग है तो आप अगर यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं पहले, तो अगर ये करंट ऊपर जाता है तो इस P पॉइंट के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो तो P पॉइंट के ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वहां पे नॉर्थ पोल होगा, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इसका मतलब इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। तो यहाँ पे हमें डबल काम करना है। क्या डबल काम करना है कि अब तक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से गिवन होती थी भाई, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ठीक है। और इस बार क्या है, हमें ये तो बता दिया इंक्रीजिंग है, बट ये नहीं बताया कि कॉइल P पर और आइदर इन अ कॉइल Q मैग्नेटिक फील्ड इज वेदर इनवर्ड और वेदर आउटवर्ड, ये बताया नहीं हमें। अगर ये हमें नहीं मालूम है तो अब हमें पहले तो यही काम करना पड़ेगा।
डन है। तो पहले वही काम करते, तो हमने पहले ये पता लगाया कि P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है और वो भी इंक्रीजिंग है। आउटवर्ड कैसे, जैसे हमेशा निकालते थे कि करंट को उस पॉइंट के चारों तरफ घुमा दो, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड होगी, और सिंस करंट इंक्रीज कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। तो फिर अब लॉजिक सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स चेंज होगा, यस सर, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा। तो ये तो थ्योरेटिकल रीजन हुआ कि पी कॉइल पर करंट इंड्यूस होने वाला है ना। अब वो जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन है फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी पी कॉइल पे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी आउटवर्ड वाली, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो हमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या करेगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो P पर थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो वो उसे क्या करेगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट जाना है, और अगर वो उसे डिक्रीज करने की कोशिश करती है तो डिक्रीज करने के लिए हम उसके अपोजिट लगते हैं। तो अगर ये आउटवर्ड थी तो हम इस बार इनवर्ड लगेंगे, यानी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी जो बनेगी वो इनवर्ड बनेगी, और इनवर्ड है तो मतलब साउथ पोल है, और अगर साउथ पोल है तो इसका मतलब जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज में बनेगा, यानी P वाली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। अगर आपका करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है वो भी इंक्रीज। डन। ऐसे ही आप Q पर लगा सकते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, Q की मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी पड़ेगी। तो Q, घुमाओ करंट को इसके चारों तरफ, इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा, क्लॉकवाइज। ये P पॉइंट पे था, Q पॉइंट पे देखते हैं भाई। सो Q पॉइंट पे ये जो इंक्रीजिंग करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कौन सी, क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी साउथ पोल बनाएगा, ये बनाएगा साउथ पोल। इसकी बात कर रहा हूं, इंड्यूस की तो बाद में बात करेंगे। साउथ पोल मतलब इनवर्ड और वो भी इंक्रीजिंग, यानी Q कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है जो इसकी वजह से है, और वो भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होने वाला है, सिंपल सी बात है, हो गया। अब अगर ये करंट इंड्यूस हुआ तो फिर भाई कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट, और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई फिर से डिक्रीज करेंगे। बट इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इनवर्ड थी, इनवर्ड को अगर डिक्रीज करना है तो आपको आउटवर्ड लगना पड़ेगा। तो इस बार जो आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड लगेगी। आउटवर्ड माने नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर। और अगर आपको और भी शॉर्टकट चाहिए तो सिंपल है, मेहनत एक जगह करो। अगर आप रिजल्ट को देखें, क्या अगर P में क्लॉकवाइज आई थी तो डेफिनेटली Q में एंटी क्लॉकवाइज आएगी, उसके जस्ट अपोजिट फेज में ना, नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिए, इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द टाइप नंबर 5 एंड द लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जिसको लेके आप लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे बनेगा, इन्हीं कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन अवेलेबल मिलेंगे। डन है? तो विद दैट नोट प्लीज आप लोग इन्हें कंप्लीट करेंगे। ये सारे टाइप एटलीस्ट एक एक तो लिखेंगे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। डन है? तो चलिए ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रैक्टिस के लिए ऑन द बोर्ड लेफ्ट करके जा रहा हूं, तो प्लीज वो न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसमें से कोई क्वेरी है सो यू ऑल विल क्लियर योर क्वेरी। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पहला टाइप का नहीं देने वाला हूं, सिंपल सी बात है। ए बी साउथ पोल इज अप्रोचिंग, इस बार आप इस नजरिए से देखेंगे। नंबर 2, ठीक है, outward magnetic field, and in this outward magnetic field rectangular coil is entering, it is existing। कहीं से भी बाहर निकले तो दोनों की डायरेक्शन आप लोग बताते हैं। ठीक है, टाइप 3 outward
बार आपका कॉइल कुछ इस तरीके से है और जिसको आप इस बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस बार इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा बना देना आपने, ठीक है। तो नाम लिख देता हूं ABCD। अब आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट करके इसको डिक्रीज करना है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल यानी नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 ये थोड़े से वैरायटी में ज्यादा बनते हैं तो एक बार लिख ही देता हूं मैं। I डिक्रीज हो रहा है, कॉइल P कॉइल Q। अब मजे आएंगे ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, I डिक्रीज कॉइल P कॉइल Q एंड I इंक्रीज कॉइल P एंड कॉइल Q, ठीक है। तो 4 ये आपका 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ और ये आपका 6 हुआ। So please everyone practice for this finding the direction of induced current, क्योंकि यही हमारे लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों ने एक बार मुझे कुछ टीचर स्टूडेंट्स ने बात रखी थी कि सर ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आज हमें स्पेशल मतलब टाइम मिल गया था, प्रॉपर हमारा टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो विद दैट नोट दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो प्लीज एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी और उसके बाद ये कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमें डायरेक्शन निकालनी है, वो कंप्लीट कीजिए, अपनी असाइनमेंट डन कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यस, चैप्टर अब ऐसे ही होने वाले हैं यार, और ये भी थोड़ा सा इसलिए लंबा हो गया क्योंकि हम लोगों ने 2 टॉपिक एसी चैप्टर के उठा लिए ना, एसी जनरेटर और राज वाला टॉपिक, तो वरना ये तो अब तक तो फिनिश ही हो जाता। बट एक और टॉपिक है हमारे पास, द मेन टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन वो हम बात करेंगे, है तो वो भी इंडक्शन बट एक अलग टाइप का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उस टॉपिक से भी रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक होगा जो एसी से फिर पिक करेंगे हम लोग, बट वो हम बाद में बात करेंगे। बट टिल देन कंप्लीट इट, रिवाइज इट, एनी क्वेरी प्लीज क्लियर आउट एवरीथिंग।